Hello everyone, welcome to our channel. This is our NCERT books summary series in which we are going to cover all the books of political science, history, geography, economics and environment from class 6 to class 12. And before starting today's topic, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि NCERT बुक्स का सिलेबस एंड कंटेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें ना सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बच्चों को इजी वे में समझाया गया है, बल्कि साथ के साथ इवन आफ्टर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होने के बावजूद इनमें जो कंटेंट है वो अनबायस्ड तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिससे ग्राउंड रियलिटी जो है उसका पता चलता है और अपने टॉपिक्स को रियलिटी से कनेक्ट करने में आसानी होती है। और इस सीरीज़ में हम ना सिर्फ इन एनसीईआरटी बुक्स की समरीज़ को कवर करेंगे, बल्कि एक इंटरलिंकेज डेवलप करेंगे विद द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट with today's topic of class 6 NCERT, that is political life 1. That our today's topic is what is a government. So before that, this is my introduction. I am Atul Yadav. I pursued BTech from NIT. I am currently working as an engineer under Government of India, and I have been teaching for last 6 years. So before we are going to understand what a government is all about, we must understand what is state, because गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग ए स्टेट। तो स्टेट होती क्या है? अगर मोटा मोटा हम देखें तो स्टेट कंप्राइजेज ऑफ ए पीस ऑफ लैंड, उसकी कोई बाउंड्रीज होती है, दैट मीन्स अ टेरिटरी, उसमें रहने वाले लोग और वहाँ पे जो भी लॉज जिनके अकॉर्डिंग वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको रूल किया जाता है। तो इन तीनों को मिला के हम कहते हैं कि इट इज़ अ स्टेट। नाउ हम अक्सर सुनने को मिलता है कि नेशन, कंट्री, स्टेट, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। सो सबसे पहले यही समझते हैं, कंट्री एंड स्टेट बोथ आर सिनोनिम्स, बट नेशन इज डिफरेंट। क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है, कंट्री की खुद की एक सोवरेनिटी होती है, दैट मीन्स दे हैव अ गवर्नमेंट which is responsible to make laws and no external power is having any involvement in any making and implementation of law. That means कि कंट्री या स्टेट जो होते हैं वो खुद रेस्पॉन्सिबल होते हैं, खुद उनके बाहर कोई पावर नहीं होती है जो उनके ऊपर रूल करे। लेकिन नेशन में ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल और एरिया हैविंग सेम कल्चर, बट दे आर नॉट सोवरन। वो सोवरन नहीं होते हैं। दैट मीन्स दे मे हैव एक्सटर्नल पावर विच इज कंट्रोलिंग देम और रूलिंग देम। जैसे यूएनओ वाज स्टेब्लिश्ड इन 1945 एंड एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब हुई? 1947 में। और हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ? 26 जन 1950 से। बट इंडिया वाज द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूएनओ। सो इसका मतलब क्या है कि इंडिया उस समय क्या था? नेशन था। बट कंट्री कब बना? आफ्टर 26 जन 1950। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ और उस दिन से जो सारी पावर यहाँ पे क्या रूल्स बनेंगे, क्या उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो सारी पावर किसके पास आई? इंडियन गवर्नमेंट के पास। किससे ट्रांसफ़र हुई? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टेट और नेशन में डिफरेंस। नाउ आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो है एज पर कि आर्टिकल 12 जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। और इसको फंडामेंटल राइट में क्यों डाला है? बिकॉज इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, एबॉलिश डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल। दैट मीन्स कि फंडामेंटल राइट्स का 100% इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की। तो स्टेट है क्या, वो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। तो एज पर आर्टिकल 12 व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट इज ऑल द इंस्टीट्यूशंस, लाइक इंस्टीट्यूशंस हैं या बॉडीज हैं विच आर हैविंग अथॉरिटी टू मेक लॉज एंड टेक डिसीजंस
डिसीजंस ले सकें, कोई लॉज बना सकें, कोई रूल्स बना सकें। तो वो जितने जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे या बॉडीज़ होंगी वो सब क्या हैं, स्टेट का हैं, स्टेट का पार्ट हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, होल गवर्नमेंट मशीनरी जिसमें ब्यूरोक्रेसी आती है, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये सब क्या हैं, ये सब एक स्टेट का पार्ट हैं। बिकॉज इन सब के पास कुछ न कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने की या रूल बनाने की अथॉरिटी होती है। तो दीज ऑल आर स्टेट्स। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लैंड। रूल ऑफ लैंड इज द रूल या लॉ बाय विच एनी स्टेट इज गवर्नड। किस लॉ के तहत किसी भी कंट्री के ऊपर गवर्नमेंट गवर्न करेगी, उसको बोलते हैं रूल ऑफ लैंड। इन केस ऑफ अवर कंट्री दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि क्या रूल्स बनेंगे, उनका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, और अगर रूल्स गलत बने हैं या सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो वो उसको कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। तो ये सब कुछ, तो रूल ऑफ लैंड समझ में आ गया होगा। रूल ऑफ लैंड इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ए स्टेट। सुप्रीम लॉ ऑफ ए स्टेट। नेक्स्ट इज हु आर द सिटीजन्स। अब अगर किसी कंट्री में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, क्या सभी सिटीजन्स होते हैं? आंसर इज नो, फ्यू आर नॉट सिटीजन्स। तो सिटीजन्स कौन हो सकते हैं? फर्स्ट, हु आर फुल मेंबर ऑफ स्टेट एंड ओ एलिजेंस टू इट। इसका मतलब जो पूरे मेंबर हैं उसके, और ये इसके बारे में हम डिटेल में अलग से जो सिटीजनशिप है उसके बारे में पढ़ेंगे वैसे अलग एक वीडियो में, बट यहाँ इतना समझते हैं कि जो देश के प्रति निष्ठा रखते हैं और जो परमानेंट मेंबर्स हैं वहाँ के, वो सिटीजन्स में कंसिडर होते हैं। एंड सिटीजन्स के पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे दे एंजॉय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो अदर पीपल जो रह रहे होते हैं उनके पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, एडल्ट मतलब इन केस ऑफ आवर कंट्री हुज एज इज मोर देन 18 ईयर्स। फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट। सभी को वोट डालने का अधिकार, सभी को अपना लीडर इलेक्ट करने का अधिकार, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो या किसी उच्च वर्ग का हो, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो सिटी में रहता हो, सभी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स दिए हैं। राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट देयर लीडर, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये क्या हैं? ये गाइडलाइंस हैं। किसके लिए? फॉर गवर्नमेंट अबाउट किस मेकिंग पॉलिसीज, अबाउट मेकिंग हाउ व्हाट, है ना, पॉलिसीज आर टू बी मेड। क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाए टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसमें जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए उनको अचीव करने के लिए क्या लॉज बनाए, कैसे उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, इन सब के बारे में जो गाइडलाइंस हैं वो किस में है? डीपीएसपी में। सो क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लास्ट वीडियो में जो है हमारी थोड़ा सा हमने उसके में डिस्कस किया था, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में। अगर हमारी आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोस, बिकॉज सभी कुछ इंटरलिंक्ड है। अगर आप उन दोनों वीडियो को देख के फिर इसको देखेंगे तो बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। सो गोल्स क्या हैं? टू अचीव इक्वलिटी, टू abolish discrimination, to abolish untouchability, to provide equal opportunity to all. नेक्स्ट, आज इस टॉपिक के जो है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं थोड़ा। इसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट ऑल अबाउट, देयर इम्पोर्टेंट रोल्स विच इट प्लेज इन आवर लाइफ्स एंड फॉर ए स्टेट, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू। अभी हमने जैसे डीपीएसपी में भी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग और भी देखेंगे, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
व्हाट अ गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट। गवर्नमेंट होती क्या है? गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट, पहला, मेकिंग रूल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉज। कुछ रूल्स बनाती है जिसके अकॉर्डिंग पीपल गवर्न किए जाते हैं। जैसे ये, और ये किसका काम होता है? लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर हमारे यहाँ क्या है? पार्लियामेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इम्प्लीमेंट, जो रूल्स बनाए उनका इम्प्लीमेंटेशन, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव। सेकंड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन कौन आता है? कैबिनेट, जैसे जो मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल स्टेट लेवल पर, ऐसे ही चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एट स्टेट लेवल। प्लस इसमें ब्यूरोक्रेसी आती है, सिविल सर्वेंट्स आते हैं। अब जो रूल्स बने हैं वो क्या सही बने हैं, करेक्ट हैं या नहीं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, ये चेक करना। और दूसरा, जो रूल्स बने हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ये दोनों काम किसके हैं? थर्ड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज जुडिशरी। यहाँ पे कौन कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड एट लोअर लेवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सो मोटा मोटा अगर हम समझें कि गवर्नमेंट को, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये जो लिमिटेशन है ना, ये बाउंड्री, ये समझ लो, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बाउंड्री है ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट लगाता है हर एक की पावर्स, इससे बाहर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और उसके अंदर जो ये पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है टू लिमिट तक, आगे हम देखेंगे। तो उन पावर्स को भी फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन की अकॉर्डिंग रूल्स को बनाना, टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द। सेकंड एग्जीक्यूटिव है उन लॉज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, और उसके अकॉर्डिंग, उन लॉज के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हमें बनाने पड़ेंगे, लॉन्च करने पड़ेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा टू अचीव द गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड जुडिशरी। सो सबकी पावर्स क्या है? बटी हुई होती हैं। गवर्नमेंट comprises of 3 parts, legislature, executive and judiciary, and all have their limited powers। ये देख लो ना, लिमिटेड, ये बाउंड्री लगी है ना, ये लेजिस्लेचर की इतनी ही पावर्स हैं, एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री है। ऐसी एग्जीक्यूटिव की ये बाउंड्री है, ऐसी जुडिशरी की एक बाउंड्री है, उससे बाहर कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रोल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या क्या रोल्स होते हैं? फर्स्ट इज मेकिंग डिसीजंस एंड गेटिंग थिंग्स डन। कोई भी डिसीजन लेना, जैसे कि कोई कहीं पर प्रॉपर फूड की सप्लाई नहीं हो पा रही, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च करना ताकि लोगों को 2 टाइम का खाना मिल सके, है ना। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारे यहाँ है, पीडीएस सिस्टम, तो ये डिसीजन लिया और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, ऐसे टू प्रिजर्व। और ये मतलब इसमें किसका काम है? लेजिस्लेचर, तीनों का काम होता है, लेजिस्लेचर का, फिर एग्जीक्यूटिव का काम होता है, और उसको चेक करने के लिए जुडिशरी। तीनों एक साथ काम करते हैं। ऐसे टू प्रिजर्व द लॉ, ये किसका काम है? मेनली जुडिशरी का, और कुछ हद तक उन पावर का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का एग्जीक्यूटिव का। एंड टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ टू ऑल बेसिक नीड्स ऑफ ए सिटीजन, फॉर एग्जांपल वाटर प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी, बेटर रोड्स, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट की। सफिशिएंट फूड, हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छा बेटर प्रोवाइड करना, एजुकेशन सब टू ऑल, लोगों की स्किल्स का डेवलपमेंट, है ना, ये सब। इसके साथ साथ जो फॉर स्टेट, ये जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है फॉर स्टेट होती है टू प्रोटेक्ट बाउंड्रीज, टू प्रिजर्व अवर कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इन्वेजन, मतलब, या फिर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस बेटर मेंटेन करना, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड रनिंग पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि पोस्टल सर्विस हो गई, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट, हमारे कंट्री के बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं,
उनका सस्टेनेबल यूज़ हो रहा है कि नहीं वो चेक करना, जैसे कि माइनिंग, जो भी हमारे यहाँ माइनिंग होती है, वो सारे रिसोर्सेज उसमें से निकलते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्सेज हम अभी ख़त्म कर लें, तो कुछ बचा के रखना फॉर फ्यूचर जनरेशन, वो सब जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। नाउ हम ये समझते हैं कि हाउ गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड कैसे करती है। जैसे अभी हमने जाना कि रूल ऑफ लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे 3 जो हमने देखे थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सबकी पावर्स को क्या लिमिट करता है। आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आपके पास पावर्स नहीं है। तो उन पावर्स के अकॉर्डिंग, जो जैसे लेजिस्लेचर के पास पावर है टू मेक लॉ, तो वो लॉ बनाएगी। एग्जीक्यूटिव के पावर है टू इम्प्लीमेंट द लॉ। जुडिशरी के पास पावर है टू चेक एंड बैलेंस। सो जो रूल्स या जो भी बनेंगे, जो डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी, वो इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जो टू प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड टू इम्प्लीमेंट द गाइडलाइंस मैंशनड इन द DPSP। अब उसके साथ साथ कुछ हेल्प लेती है, कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करते समय, कोई पॉलिसी या कोई नया रूल बनाते समय कुछ ना कुछ सर्वे करवाती है गवर्नमेंट। उससे पता चलता है कि सिटीजन्स को, जो पीपल ऑफ अवर कंट्री, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि कहीं पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है, कहीं पीने का पानी सफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी ताकि सभी को पाइपलाइन के थ्रू या कैसे भी पीने का पानी प्रोवाइड किया जा सके। कहीं पर एजुकेशन प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की जा पा रही है बच्चों को, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया कुछ, या कुछ इंटीरियर इलाके हैं, तो वहाँ पर सर्वे करा के कहाँ कहाँ स्कूल्स की ज़रूरत है, वहाँ पे स्कूल्स बनवाएगी और वहाँ पे टीचर्स के अपॉइंटमेंट करेगी ताकि सभी बच्चों को एजुकेशन मिल सके। ऐसे ही हर साल फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करती है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिससे पता चलता है कि जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ लॉन्च की गई हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ और उससे जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए या नहीं। अगर नहीं हुए तो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे, और अचीव हो गए हैं तो आगे हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो ये सब की हेल्प से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें क्या पॉलिसीज़ बनानी है और कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है। नाउ अब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए तो उनका बेटर से हो रहा है कि नहीं, उसको एक सिंगल गवर्नमेंट के लिए टफ है। तो चूँकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो हमने पूरे कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में कन्वर्ट किया। जैसे कंट्री को हमने स्टेट्स में डिवाइड किया, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया है, एंड डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्राम। जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम या विलेज। इस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है अपनी कंट्री को। इसी हिसाब से हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बनाई एट कंट्री लेवल, मतलब एक जो होगी वो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 पार्ट में है। जैसे अगर सिटी है तो म्यूनिसिपैलिटी और गांव है तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी का डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। पहले सिर्फ इतना था जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो पावर्स हैं वो हमने स्टेट और कंट्री, जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर डिवाइड की हैं फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन एंड बेटर डिसीजंस। क्योंकि स्टेट्स क्या है कि हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर की अलग प्रॉब्लम है, आंध्र प्रदेश की अलग प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट की अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट को पावर दी गई है टू मेक सर्टेन लॉज एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। उसके बाद में हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में हमने थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट लेके आए, यानी इसी को हम लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को कुछ पावर्स प्रोवाइड की हैं। नाउ अब हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब किया क्यों?
वाई इट इज़ डन, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों होती हैं? टू फॉर बेटर implementation of rules to achieve goals of our constitution. Second, for better representation of people. Better representation of people. क्योंकि अगर एक सिंगल गवर्नमेंट होती तो वहाँ पे जो हम MPs जैसे कि सेंट्रल लेवल पे चुन के भेजते हैं तो हम उन तक अपनी समस्याओं को उतना अच्छे से नहीं पहुँचा पाएंगे जितना कि हम एक ग्राम पंचायत का प्रधान को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं या जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका जो हेड है उसको बोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो समस्याएं हैं उनको हम डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बता पाएंगे और बेटर तरीके से उनका सॉल्यूशन निकलेगा। और ठीक नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे हमने अभी देखा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अकॉर्डिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर भी पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट डिफाइन की गई है टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स अमंग सेंट्रल एंड स्टेट। उनको 3 लिस्ट में डिफाइन किया गया है। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 हैं और कंकरेंट लिस्ट में 52 हैं। यानी कि जो 100 सब्जेक्ट्स हैं उन पर जो भी लॉज बनाने हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसकी पावर किसके पास है? यूनियन के पास। ऐसे ही कुछ 61 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। उनके लिए उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लॉज बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स लॉन्च करना, उसकी पावर किसके पास है? स्टेट के पास। 52 है कंकरेंट। कंकरेंट मतलब ऐसे जो कि जिसमें इन्वॉल्वमेंट यूनियन का, स्टेट का, दोनों का होगा। स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है और यूनियन भी, लेकिन अगर कोई दोनों में मतभेद होता है तो यूनियन हैज़ द मोर पावर। सो यूनियन जो उस पर रूल बनाएगी या जैसे भी हो वो इम्प्लीमेंट होगा। नाउ लॉज एंड गवर्नमेंट है। सो नेक्स्ट इज लॉज एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक लॉज। सो ये क्या है? ये पावर है गवर्नमेंट, बट इट इज नेसेसरी दैट जो पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं, मस्ट फॉलो दीज, बिकॉज विदाउट दीज लॉज गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज ऑफ नॉट मच यूज। अगर गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं होगी कि वो लॉ बना पाए तो फिर जो भी डिसीजन लेगी वो कुछ खास इफेक्टिव नहीं होंगे। पीपल मस्ट अबाइड बाय दीज लॉज। क्यों? बिकॉज टू फॉलो द डाइसिस रूल ऑफ लॉ, दैट इज प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसको हम आसान भाषा में अगर समझें, दैट इज रूल ऑफ लैंड जो है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लैंड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी जो भी गवर्नमेंट लॉज बनाएगी वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिमिटेशंस डिफाइंड हैं उन लिमिटेशंस के अंदर ही गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, उनसे बाहर नहीं बना सकती। अगर उनसे बाहर बनाएगी तो दैट लॉ बिकम्स नल एंड वॉइड। सिमिलरली फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट गेट्स द पावर। गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है? वो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट वो पावर कहाँ से मिल रही है? अगर वो डेमोक्रेसी है तो उसमें जैसे कि हमारे प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल, दैट मीन्स पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम अस। सो हम कैसे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं और वो लीडर्स मिलकर क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं एंड उसके बाद वो लॉज बनाते हैं। दैट मीन्स कि पावर कहाँ पे है? पीपल। बट क्या हम कोई भी रूल्स बना सकते हैं? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के से में जो भी डिफाइन लिमिटेशन है उससे बाहर नहीं बना सकते। दैट मीन्स कि हमारे देश में किसकी सुपरमेसी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। दैट इज देयर इज अ प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। उसी को हम कहते हैं डाइसीज रूल ऑफ लॉ। नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स की। फर्स्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी
डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, उसमें क्या होता है, पावर इज इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन्स और पीपल ऑफ दैट कंट्री। पावर किसके हाथ में होती है? पीपल। कैसे? हम चुन के भेज, अब डेमोक्रेसी एक दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी जो भी डिसीजंस लेने होते हैं गवर्नमेंट को, उसमें वो सभी जो सिटीजन्स हैं उनसे डायरेक्ट पूछती है, या तो इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग करवाती है या जो भी है। इसका एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना होता है तो जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये करना है या नहीं करना है, तो उस हिसाब से फिर वहाँ पे रूल्स बनते हैं और कोई भी डिसीजंस लिए जाते हैं। दूसरी होती है रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हमारे यहाँ है। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। उसका यूज़ करके हम अपने लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो फिर आगे गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, और देन वो लॉज बनाते हैं या डिसीजंस लेते हैं हमारे लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है और जो हमारी ज़रूरतें थी उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस बनाते हैं? समटाइम्स नहीं। नेक्स्ट इज मोनार्की। मोनार्की इज काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स पावर इज इन द हैंड ऑफ सिंगल पर्सन, वेदर इट विल क्वीन और किंग। तो वहाँ पे क्या होता है, नो रिप्रेजेंटेशन, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है सिटीजन्स का। थर्ड इज सोशलिस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि चाइना में है। वहाँ क्या है, ना मोनार्की है ना डेमोक्रेसी है। वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो उसको, उसमें जो लीडर होता है उसको एक जैसे सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे पार्टी के मेंबर्स, जो पार्टी के मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं, पार्टी के मेंबर लीडर इलेक्ट करते हैं और वो वहाँ का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। दैट मीन्स कि जो इलेक्शन हो रहा है उसमें सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन नहीं है। कॉमन कंसेंसस से या वोटिंग से जो पार्टी के मेंबर्स हैं वही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं और अपने में से एक लीडर चुनते हैं। नाउ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मोनार्कियल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर पावर की बात करें तो पावर किसके पास है? इन द हैंड ऑफ पीपल। यहाँ पर किंग या क्वीन के पास। नेक्स्ट, यहाँ पे पावर क्या है? लिमिटेड है। यहाँ पे पावर क्या है? अनलिमिटेड। वो जो चाहे जैसा डिसीजन लेना चाहे ले सकता है। बट यहाँ पे क्या है? लिमिटेशंस है। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सबकी लिमिटेड पावर्स हैं। अब सिटीजन्स का रोल क्या है इसमें? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किस में? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। इनडायरेक्ट किस में? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में इन्वॉल्वमेंट है। सिटीजन्स का डायरेक्ट इन्वॉल्व या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन डिसीजंस। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यहाँ पर नो इन्वॉल्वमेंट। किंग और क्वीन में समटाइम्स आस्क फॉर एनी डिसीजन, बट ही इज़ नॉट बाउंड कि जो जनता कह रही है उसको माना ही जाए। यहाँ पे आंसरेबिलिटी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है? आंसरेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स पीपल। गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस। जो भी उसने डिसीजंस या एक्शंस लिए हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्यों लिया, कैसे लिया, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। एंड ऑल्सो डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। उसको डिफेंड करना पड़ता है। बट देयर इज नो आंसरेबिलिटी, नो एक्सप्लेनेशन एंड आंसरेबिलिटी। नाउ समराइज करते हैं। गवर्नमेंट क्या है? इट इज़ a group of people who are responsible to take decisions and implement those decisions in the form of rules for any state। तो उसके लिए कुछ पावर्स होती हैं। डेमोक्रेसी में पावर्स किसके पास होती हैं? पीपल के पास होती हैं, और वो हम डेलीगेट करते हैं टू अवर रिप्रेजेंटेटिव। एंड गवर्नमेंट का रोल होता है टू provide better facilities for the citizens to achieve the aims and objectives of mentioned in the rule of law।
रूल ऑफ लॉ क्या है, हम कई बार डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की जो जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, दैट इज़ द मेन रोल। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो ये को एग्जिस्ट विद लेजिस्लेटिव पावर्स। अगर लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं होंगी तो एग्जीक्यूटिव पावर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर गवर्नमेंट के पास लॉज बनाने की पावर नहीं होती है तो उसकी जो भी डिसीजंस लेगी उसकी कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। तो डिसीजंस लेना मतलब एग्जीक्यूटिव, रूल्स बनाना मतलब लॉज बनाना मतलब लेजिस्लेटिव। अगर लॉज नहीं बना सकती तो एग्जीक्यूशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। सो अब जो पावर्स हैं वो नो गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इज़ विलिंग टू शेयर दीज पावर्स। ऐसा देखा गया, एक इसमें एग्जांपल लेते हैं वुमेन सफरेज मूवमेंट का। हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जितने भी मेल थे वो सब इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वॉर में। तो जो भी घर की ज़रूरतें थी, वेदर टू अर्न मनी और टू टेक केयर चाइल्ड एंड ओल्ड एज पीपल, उन सब की सारी जिम्मेदारी किसने ली? वुमेन्स ने ली। और उसके बाद ये रियलाइज़ किया गया कि वुमेन्स आर ऑल्सो इक्वल टू मैन। और उसके साथ साथ जो औरतें थी उन्होंने भी अपने हक की लड़ाई की। सफरेज की मूवमेंट थी। सफरेज मीन्स राइट टू वोट डालने के अधिकार। क्योंकि पावर कहाँ से आती है? वोट डालने से। अगर आपको वोट डालने का ही अधिकार नहीं है तो आपके पास कोई पावर नहीं है, आपका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है गवर्नमेंट में। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसकी लड़ाई लड़ी तब आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1920 यूएसए में वुमेन को वोट डालने का अधिकार मिला और 1928 में ब्रिटेन में। बट इंडिया में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट मिला। अब फाइनली ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स पावर इन द हैंड ऑफ सिंगल पर्सन, वेदर इट विल किंग और अ क्वीन। डेमोक्रेसी में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ एनी कंट्री, वो बनाते हैं डेमोक्रेसी। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन राइट टू वोट. However, few people don't share his views. They feel that illiterate people who are mainly poor should not be given right to vote. What do you think? And do you think this would be a form of discrimination? Absolutely, this will be a form of discrimination. Why? जो गांधी जी या जैसे अंबेडकर साहब का मानना था कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, और ऐसा ही इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई कि इसलिए कि बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ पीपल ये भी मानता था कि जो इलिटरेट हैं या जो पुअर हैं उनको इतनी समझ नहीं है कि उनके वोट की क्या वैल्यू होगी, तो उससे जो उनकी वोट की जो पावर है वो गलत उसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन गांधी जी एंड उसके बाद अंबेडकर साहब इस मत से थे कि नहीं, सभी को समान वोट का समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हैज वन वोट। दैट मीन्स सबकी बराबर वैल्यू होगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो या निचले दलित हो, चाहे वो किसी भी एरिया से आता हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबकी वोट की वैल्यू इक्वल होगी। सो ये मिला। अगर ऐसा नहीं दिया जाता, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी, ये फंडामेंटल राइट है, अगर ये गारंटी नहीं किया जाता तो निश्चित ही डिस्क्रिमिनेशन होता रहता, और उसकी वजह से कभी भी जो पुअर हैं या इलिटरेट हैं या जो जिनके साथ पहले से ही अनटचेबल या डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा था, उनका कोई
रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, जिसकी वजह से कभी भी इक्वलिटी नहीं हो आती, और नो एंड हम कभी भी जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अचीव नहीं कर पाते. सो by providing the right to vote, our constitution father have given a strong power in the hands of poor, marginal people, women, illiterate people and scheduled caste and scheduled tribe people of our country. So आज यहीं पर अपना वीडियो एंड करते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड आगे भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल so that you will get the notification for coming videos. See you soon. Thank you.